नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों। मैं मनोहर स्वागत करता हूं आप सभी का डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में, जो यूपीएससी बीपीएससी सहित साथ यूपीएससी बीपीएससी के साथ साथ ऑल एग्जाम में एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स हिंदी में प्रोवाइड कराता है। आज है दिनांक 4 फरवरी 2026। तो हम आज के न्यूज़पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि डीएनए ने कुछ दावा करना शुरू किया था, जिस दावे को केवल किया नहीं, दावा को साबित करके भी दिखाया है। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट वाले में एक शिफ्ट में 22 सवाल और एक शिफ्ट में 12 सवाल, अभी 2 शिफ्ट एनालिसिस करना बाकी है और चारों शिफ्ट का हम वीडियो भी साक्ष्य सहित अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। ये वीडियो जो अप्रैल में प्रस्तावित है, जिसमें 30+ सवाल पूछे जाएंगे। 72वीं बीपीएससी का डेट निकल चुका है, वो है 27 जुलाई। वहाँ भी 40+ सवाल आएंगे। बीएसएससी में 30+, यूपीएससी सीएससी की बात करें तो 10+, आरआरबी एनटीपीसी में 15+, और ये आप देख लेंगे कितना सवाल कहाँ से पूछा जाएगा। वो दावा करना शुरू किया है और दावा सही भी साबित हो रहा है। आप लोग इसका साक्षी भी बन रहे हैं। चलिए, आज है 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। तो इसी से जुड़े हुए हम दिवस को देखते हैं एक बार। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी आंध्र भूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी रेडियो दिवस एवं राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 19 फरवरी विश्व मानव विज्ञान दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस, 23 फरवरी विश्व शांति और समझ दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एवं 28 फरवरी दुर्लभ रोग दिवस। तो इस प्रकार से हमने फरवरी में होने वाले फरवरी के प्रमुख दिवस को देखा, प्रमुख दिवस को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला खबर आ रहा है कि हेमचंद होंगे मणिपुर के मुख्यमंत्री। तो इसे हमने डिटेल से कवर किया है। तो इस खबर में हम देखेंगे कि क्या है मणिपुर विवाद। जैसे कि आपको पता है कि मणिपुर विवाद 2023 से लगातार चल रहा है। तो नया सीएम कौन बनेंगे? हेमचंद सिंह। तो मणिपुर विवाद क्या है? राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया? फिर हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। यह हेमचंद सिंह के राजनीतिक इतिहास देखेंगे। साथ ही साथ हम ज्योग्राफी देखेंगे, मणिपुर की मैप देखेंगे और साथ ही साथ मणिपुर के जीके भी देखेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम आगे। भाजपा नेता युमनाम खेमचंद्र सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। मंगलवार के बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। अब राज्यपाल के सामने सरकार बनाने में दावा पेश किया जाएगा। कल यानी बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक कुकी जो समुदाय को संतुष्ट करने के लिए 10 कुकी विधायकों में से एक को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। इस दौरान मणिपुर की विधायक दल का नेता के लिए नियुक्त सेंट्रल ऑब्जर्वेशन तरुण चुंग। अब चलिए, मणिपुर एनडीए के करीब 20 विधायक हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कौन होंगे सीएम।
तो मणिपुर के नए सीएम होंगे युमनाम खेमचंद्र सिंह। किस पार्टी से है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से। अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सिंह जामोई विधानसभा क्षेत्र है। 2017 से विधायक रहे हैं और मैतेई जनजाति से आते हैं। किस जनजाति से? मैतेई जनजाति से। मणिपुर स्पीकर भी रहे हैं 2017 से 22 में मणिपुर विधानसभा के, और कैबिनेट मंत्री रहे हैं 2022 से 25 के बीच में। और जो ये खेमचंद्र पारंपरिक ताइक्वांडो में 5वां डैन ब्लैंड बेल्ट पाने वाले भारतीय बने हैं। युमनाम खेमचंद्र सिंह पारंपरिक ताइक्वांडो में 5वां डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाले भारतीय भी बने हैं। उनका प्रमाण पत्र 30 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन के ऑफिस में दिया गया था। ये ताइक्वांडो और अन्य मार्ट्स में डैन का मतलब होता है ब्लैक बेल्ट के स्तर। ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद आगे की सभी रैंक को डैन कहा जाता है। किसमें? ये मार्शल आर्ट्स के। तो ये मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी भी है। कौन? तो खेमचंद्र सिंह। 13 फरवरी को एन बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिए थे और लग गया था राष्ट्रपति। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच मई 2023 से हिंसा शुरू हुई थी। इनमें अब तक की करीब 260 लोग की मौत हुई है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य में करीब 2 साल तक हिंसा न रोक पाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन खत्म होने की तारीख रखी गई। मतलब कितने? 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद। तो आगे हम राष्ट्रपति शासन के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, ये मणिपुर की बात करें तो यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था 2025 में। 27 तक ये इलेक्शन का वैलिड डेट है और बहुमत 60 कुल सीटें और बहुमत है 30। बीजेपी अकेला 32 सीट लाता है और अन्य के जैसा एनएनपी, जेडीयू, कांग्रेस, एनएफएफ क्या आप सीटें को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कुकी एवं मैत्री समुदाय के बीच हिंसा के 3 मुख्य कारण क्या क्या रहे। एसटी अनुसूचित दर्जे की मांग। 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैत्रेयी समुदाय के लिए एसटी की दर्जा देने की सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद कुकी समुदाय में आक्रोश फैल गया। आपको के जानकारी के लिए बता दें कि कुकी समुदाय जो है पहले से एसटी कैटेगरी में था, जबकि मैतेई जनजाति को एसटी की दर्जा देने के लिए राज्य सरकार से जवाब मांगा गया वहाँ की कोर्ट ने। कुकी पहले से एसटी श्रेणी में है और उन्हें तो अगर ये जवाब मांगा गया एसटी में शामिल करने के लिए तो उसे कुकी को क्या नुकसान है। तो कुकी को डर था कि अगर मैत्रेयी को भी एसटी का दर्जा मिल जाता है तो वे पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीद सकेंगे और उससे उनका सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मणिपुर के इम्फाल घाटी में लगभग 10% भूमि क्षेत्र है जहां मैतेई बहुसंख्यक रहते हैं। बाकी 90% पहाड़ी इलाका में कुकी और नागा समुदाय की यह आदिवासी जमीन के अंतर्गत आता है और मैतेई यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। तो फिर एक बार आप समझ लीजिए कि कुल कितने ये समुदाय हैं यहाँ पे। तो मणिपुर में कुकी, मैतेई,
नागा। ये जनजाति आपको पूछेगा तो आप कहाँ क्या आंसर देंगे? मणिपुर। चलिए, अलग कुकी प्रशासन की मांग। कुकी समुदाय ने कुकी लैंड या जूम लैंड के नाम से अलग प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। मैतेई समुदाय ने राज्य सरकार इस मांग को राज्य की अखंडता के लिए खतरा मानती है। मैतेई समुदाय और ये राज्य सरकार। कुकी पर ड्रग्स तस्करी का आरोप है। कुकी समुदाय पर म्यांमार में ड्रग्स तस्करी का आरोप लगता रहा है। सरकार ने भी कुकी पर अवैध अफीम खेती की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया, जिससे सरकार के प्रति उनका अविश्वास और बढ़ गया। कुकी का मानना है कि उनके समुदाय को बदनाम करने के लिए ऐसा आरोप लगाए जाते हैं। कुकी समुदाय का आरोप है कि मणिपुर सरकार पूर्व में मैतेई के पक्ष लेता है और वे सुरक्षा बलों और पुलिस पर भी एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हैं। कौन? कुकी समुदाय। अब हम देखते हैं कि ये कुकी और मणिपुर हिंसा क्या था। तो कुल आबादी है 38 लाख, जहाँ की मैतेई रहता है इम्फाल घाटी में और कुकी रहता है पहाड़ी इलाके में, है ना। 53% मैतेई है और 40% कुकी है, और 7% की बात करें तो बचा हुआ में नागा हो जाएगा। 3 मई 2023 से शुरू हुई थी ये हिंसा। 10 महीने तक इंटरनेट बंद रहा। भीड़ भाड़ में इतने हथियार लूटे गए। 16 जिले हैं और मैतेई गुट में है मैतेई, लिपुन, अरबाई, टेंगोल, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और कुकी की बात करें तो कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी, जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों का समुदाय है। अब हम देखते हैं कि मणिपुर से जुड़े हुए जीके। मणिपुर भारत एवं उत्तर पूर्व में 22,237 वर्ग किलोमीटर में फैला एक छोटा राज्य है। अब हम इस राज्य के बारे में देखते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर का एक नाम जयंती राज्य भी है, जिसका अर्थ वाणिज्यिक भूमि होता है। इम्फाल इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सेना से लड़ाई के लिए ब्रिटिश छावनी था। मणिपुर की आबादी में मैत्रेई और नागा कुकी जनजाति प्रमुख हैं। इनमें अधिकारों को लेकर टकराव होता रहता है। मणिपुर में चांदी, बॉक्साइट, जस्ता और खनिज पाए जाते हैं। जैसे खनिज पाए जाते हैं कल चांदी, बॉक्साइट, जस्ता और पहाड़ी ढलानों पर खेती भी की जाती है। यहाँ केबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सेंथरी हिल्स अभयारण्य और कुमाग्य घाटी जैसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मणिपुर को मणिपुर नृत्य के लिए जाना जाता है। यह प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एक है। सोन महोत्सव मणिपुर के प्रमुख धार्मिक उत्सव है। इस दौरान सोन गोपाल और देवी दुर्गा की झांकियां निकाली जाती है। अगर मणिपुर के हम ज्योग्राफी की बात करें तो मणिपुर से भारत के 3 राज्य लगता है। कौन कौन? तो मिजोरम, नागालैंड एवं असम, और दूसरी तरफ सीमा साझा करता है म्यांमार से। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य है, जिसे भारत का रत्न भी कहा जाता है और पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मणिपुर को पूरब के स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। राजधानी इम्फाल है। यहाँ 90% पर्वतीय क्षेत्र से घिरा है। अपनी शास्त्रीय नृत्य शैली रास लीला, लोक नृत्य, पुंग चोलम, अनूठी लोकताक झील और 252 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय म्यांमार की सीमा के लिए यह प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यहाँ की शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो रासलीला मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य। अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो पुंग चोलोम यहाँ की लोक नृत्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब मणिपुर की विशेषताएं के देख लीजिए एक बार।
सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो मणिपुरी नृत्य में रासलीला विश्व प्रसिद्ध है, जो भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित है। इसके अलावा पुंग चोलोम ऊर्जावान ड्रम नृत्य है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से घिरा है। जिस प्रकार से हमने दिखाया है, लोकतक झील और काबुल लामजाओ, यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन? लोकतक झील। और जिस पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है, जो दुर्लभ संगाई हिरन का घर है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो एक बार फिर देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है? लोकतक झील। जिस पर एक तैरता हुआ है राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, जो शंघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी पर एक सवाल पूछ दिया गया है। ये सवाल पूछा गया है 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में 2025 में। आप यहाँ देख सकते हैं लोकतक एक क्या है, तो लोकतक झील है। कहाँ की है? तो मणिपुर की है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस पे एक पार्क है और राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान है। और ये डांसिंग डियर मतलब शंघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। शंघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, प्रमुख व्यंजन की बात करें तो मणिपुरी भोजन में चावल और विभिन्न प्रकार के सब्जी, मांस और मछली शामिल है। ऐतिहासिक महत्व 1981 में ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आने से पहले यह एक स्वतंत्र रियासत थी। अगर प्रमुख भाषा की बात करें तो मैतेई, जो मैतेई को मणिपुरी भी कहा जाता है, यहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो मणिपुर का आधिकारिक भाषा क्या हो गया? मैतेई, जिसे क्या बोला जाता है? मणिपुरी भी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की बात करें तो श्री गोविंदाजी मंदिर, लोकतक झील और तैरता हुआ द्वीप, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और ईमा कैथल क्या है? महिला बाजार। तो उस सब की चर्चा हो गया। तो मणिपुर में लगा था राष्ट्रपति शासन, अब खत्म होने जा रहा है। नए वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे। नए मुख्यमंत्री खेमचंद्र होंगे और एन बीरेंद्र सिंह ने वहाँ से इस्तीफा दिए थे। तो अब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्ति है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में, हाँ, राष्ट्रपति शासन की चर्चा 352 में। भारतीय संविधान की 3 प्रकार के राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ये राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात हो जाएगा आपको 360 में, ये आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपात। तो यहाँ से आप वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रीय 300 इसके साथ जोड़ देंगे तो सी के 2 हो जाएगा। तो सी के 2, नहीं ये आंसर होगा, नहीं ये होगा। और राष्ट्रपति शासन 352 में, राष्ट्रपति शासन 352 में और एक के आंसर 3, तो इसका आंसर डी होगा। तो एक बार हम थोड़ा इसको वेरीफाई कर लें। 1 सेकेंड।
सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुआ है, तो आइए हम इसे फिर से देखते हैं। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल है वित्तीय आपातकाल 360 में, तो ये हम ठीक लिखे थे यहाँ पे। वित्तीय आपातकाल 360 में राष्ट्रीय आपातकाल 352, तो 352 में यहाँ पे होगा राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात 360 में। अब हम देखते हैं 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के संबंध में। तो संबंध में जब भी राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत अथवा उसकी किसी भी भाग की सुरक्षा खतरे में है या खतरे की तत्काल संभावना है, तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आपातकाल 352। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घोषणा समुचित विचार के उपरांत की गई है, संविधान में यह व्यवस्था की है। तो आइए देखते हैं कि इससे संबंधित बिहार दरोगा की 2026 में 18 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 356 में राष्ट्रपति शासन, यहाँ 356 होगा, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो इसके साथ बी आंसर हो जाएगा। चलिए, संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को ऐसी घोषणा की संतुष्टि लिखित रूप में करेगा। ऐसा प्रत्येक घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन में 30 दिन के भीतर रखना और उसकी स्वीकृति आवश्यक है। यदि ऐसा घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित है, राज्यसभा द्वारा पारित है, तो वो 30 दिनों तक प्रभावित रहती है। इस घोषणा को नई गठित लोकसभा में अपनी बैठक के 30 दिन के भीतर पारित करना अनिवार्य हो जाता है। ये हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 352 की। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। जिस दिन लोकसभा उक्त घोषणा पर अपनी स्वीकृति देता है, उस दिन से अगले 6 महीने तक वो लागू रहेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसद के प्रत्येक सदन की स्वीकृति के संबद्ध प्रस्ताव उस दिन की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले की 2/3 पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले की 2/3 से पास होनी चाहिए, टूट-हट से। 6 महीने की अवधि समाप्त होने के उपरांत यदि ऐसा कोई आपातकाल आगे जारी रखना हो तो संसद की फिर से सहमति प्रस्ताव पारित करना आवश्यक हो जाएगा। जब संसद के दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव पारित करेंगे तब तक आपातकाल की अवधि 6 महीने तक बढ़ाई जाएगी। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव, जब संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इससे कौन कौन से अधिकार प्रभावित होते हैं। 352 में कौन सी आपातकाल की घोषणा की चर्चा किया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। राज्य की कार्यपालिका और संघ के कार्यपालिका के राज्य की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची के संबंध विषयों तक विस्तृत हो जाती है। अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता स्थगित हो जाती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में उल्लेखित अधिकारों को छोड़कर शेष मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका के शरण लेने के अधिकार को स्थगित कर दे। मतलब फोर्सेबल है क्या? जितने भी आपके मूल अधिकार है, तो आप मूल अधिकार नहीं मिलने पे आप कहाँ जा सकते हैं? न्यायपालिका में। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आप कहेंगे कि 19 के तहत मुझे घूमने का अधिकार है, तो आपको घूमने नहीं दिया जाएगा, उसे स्थगित कर दिया जाएगा। आप न्यायालय में उसके तहत नहीं जा सकते हैं। न्यायालय कहेगा कि सुनो पढ़े नहीं हो क्या DNA क्लास से? अभी क्या चल रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। संविधान तंत्र की विफलता, किसी राज्य के, अब दूसरा नंबर है
इसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। संविधान तंत्र की विफलता, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा अन्यथा यदि राज्यपाल कोई प्रतिवेदन न दे तब भी राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि उस राज्य में संविधान व्यवस्था के अनुसार शासन संचालन संभव नहीं है, तब राष्ट्रपति 356 हथियार का उपयोग करके उस राज्य के समस्त कार्यपालिका की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। तो ये क्या कहलाता है? 356 में राष्ट्रपति शासन। भैया 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन। वह यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग संसद या संसद की सत्ता के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति शासन के दौरान उच्च न्यायालय को छोड़कर संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान को स्थगित कर सकता है। उच्च न्यायालय को छोड़कर, ऐसी किसी भी उच्च न्यायालय को छोड़कर संविधान के किसी भी अन्य प्रस्ताव को स्थगित कर सकता है। ऐसे किसी भी घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना होगा। तो अभी 1 साल तक अभी जो पूरे 1 साल पे समाप्त होने जा रहा है ये मणिपुर का राष्ट्रपति शासन, तो ये संसद के पटल से पास हुआ होगा। यदि इस घोषणा को उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो और राज्यसभा की सहमति प्राप्त हो जाने पर यह 2 महीने से आगे भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा को स्वीकृति देना आवश्यक है। जिस दिन लोकसभा उक्त घोषणाओं को स्वीकृति देती है उसके 6 महीने तक वह लागू रहेगा। तो 6 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू रहेगा, 30 दिनों तक की समय होता है उससे घोषणा करने की, और 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन भी लागू रहेगा और 30 दिनों की घोषणा करने की समय होती है। तो ये कितने बार पास कराया गया होगा? तो मणिपुर का जो राष्ट्रपति शासन था 2 बार पास हुआ होगा संसद से। चलिए, राष्ट्रपति शासन के दौरान दोनों सदन में प्रस्ताव पास करना होगा। इस अवधि में 6 महीने कर के और आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे वे बार कर सकते हैं, किंतु किसी परिस्थिति में अर्थात जब संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल प्रभावित है तथा निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में निर्वाचन करने में कठिनाइयाँ हो रही है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण घोषणा को जारी करना आवश्यक है, तो यह 1 वर्ष तक भी आगे बढ़ाई जा सकती है। तो पहले 6 महीना रहेगा। तो ये मणिपुर का जो 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा, तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग बोला होगा कि हम अभी चुनाव कराने में सक्षम नहीं हैं। अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 360 में। वित्तीय आपातकाल, जब राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत अथवा उसके किसी भी एक भाग में वित्तीय स्थिरता अथवा उनकी वित्तीय शाखा खतरे में पड़ जाए, तो यह संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के प्रमुख रखना होगा तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि ऐसी घोषणा उस समय तक की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी। किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा उसकी प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर, तो 30 दिन सब में आ रहा है, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा के प्रभाव जब संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित उद्घोषणा लागू रहती है तो संघीय कार्यपालिका को यह अधिकार मिल जाता है कि राज्य सरकार को यह निर्देशित दे सके कि अपनी वित्तीय व्यवस्था का संचालन कैसे करे। वित्तीय आपातकाल के समय विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए सुरक्षित रखा जाए। और
राष्ट्रपति संघ राज्य की सेवा में कार्यरत कर्मचारी के किसी भी वर्ग समस्त कर्मचारियों के जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों भी सम्मिलित हैं वेतन भत्ते आदि की कटौती की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा राष्ट्रपति के 3 आपातकालीन शक्तियाँ के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है कि अमेरिका से सशर्त ट्रेड डील हुआ है। तो आइए हम इसे देखते हैं विस्तार में। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को बिजनेस डील में ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया। ट्रंप ने अप्रैल में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे को तैसा लगाया गया था और रूस से तेल खरीदने के कारण 25% पेनल्टी का ऐलान किया गया। इससे कुल टैरिफ 50% हो गया। अब व्हाइट हाउस के अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी को यह बताया है कि टैरिफ से 18% लगेगा। अमेरिकी रूसी तेल खरीदने के कारण 25% टैरिफ हटा दिया गया है। और ट्रंप ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके इतने बजे पर यह कहा। ट्रूथ सोशल पर, चलिए अब इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। इससे जुड़ा हुआ कुछ जीके देखते हैं। क्रूड ऑयल एक नेचुरल मिक्सचर है। इसमें फ्यूल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और केमिकल बनाए जाते हैं। हम क्रूड ऑयल के बारे में अब देखेंगे। क्रूड तेल उत्पादन और खपत वैश्विक ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। कई देशों की अर्थव्यवस्था तेल कीमत पर निर्भर है। ओपेक तेल आपूर्ति और कीमतों को संतुलन करने के लिए उत्पादन नियंत्रित करता है। अमेरिका, सऊदी अरब और रूस क्रूड ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक हैं। कौन कौन? अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। भारत का उत्पादन सीमित है। दिसंबर 2023 में भारत के कच्चा तेल उत्पादन लगभग 5,44,400 बैरल प्रतिदिन था। भारत 96% कच्चा तेल आयात करता है। मुंबई हाई इसका अहम स्रोत है। 1859 में एडविन टेक ने अमेरिका में पहला व्यावसायिक तेल कुआं खोदा। यहीं से आधुनिक तेल उद्योग का शुरुआत हुई। भारत में पहला तेल कुआं 1889 में डिग बॉय असम में खोदा गया था। तो डिग बॉय तेल कारखाना कहाँ है? असम में। इसी से जुड़ा हुआ हम 2025 में हुए प्रमुख समझौता के देख लेते हैं, जिससे कि काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे 2026 के एग्जाम्स में। आइए, दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता भारत और लाइबेरिया के साथ हुआ। पारंपरिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर समझौता वियतनाम के साथ हुआ। राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समझौता इक्वाडोर के साथ। सांस्कृतिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौता सऊदी अरब के साथ। नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में सहयोग भूटान के साथ। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु समझौता जापान के साथ। सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए भूटान के साथ। उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ। रक्षा सहयोग पर समझौता मोरक्को के साथ। निवेश को बढ़ावा देने और निवेश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इजराइल के साथ समझौता। राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता संयुक्त अरब अमीरात के साथ। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में समझौता मालदीव के साथ। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग समझौता भारत और नामीबिया के साथ। पनडुब्बी सहयोग समझौता भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ। भारत के पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण हेतु समझौता नॉर्वे के साथ। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता डेनमार्क के साथ। बौद्ध सहयोग पर समझौता वियतनाम के साथ।
आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति पर समझौता, अंगोला के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने तो 63,000 करोड़ का समझौता फ्रांस के साथ हुआ। लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन अर्जेंटीना के साथ। सामाजिक, आर्थिक और विकास के उद्देश्य से प्रस्तावित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने हेतु समझौता निरागुआ के साथ। लॉजिस्टिक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। दक्षिण कोरिया के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए इंडोनेशिया के साथ। और गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार हेतु इंडोनेशिया के साथ। तो ये बात सही है कि इस प्रकार से याद रखना असंभव तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कठिन लगता है मुझे भी। तो आप एक विश्व मैप लेंगे, विश्व मैप, और जिसमें टाइटल डालेंगे भारत के साथ हुए प्रमुख समझौते। और जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जापान है, तो जापान के साथ जो समझौता हुआ है तो यहाँ पे आप लिख देंगे जापान के साथ कौन सी समझौता हुआ है, संयुक्त ऋण व्यवस्था। तो यहाँ पे लिख देंगे ऋण व्यवस्था। अगर इंडोनेशिया के साथ बासमती चावल पर समझौता हुआ है तो आप इंडोनेशिया जहाँ मिलेगा, इंडोनेशिया की मैप, इंडोनेशिया के पास लिख देंगे आप गैर बासमती चावल, गैर बासमती चावल। तो इस प्रकार से आपको ये रिवीजन करने में और याद करने में भी सहायता होगा। हम भी प्रयास करेंगे कि आगे से इसी प्रकार से बना करके लाए, मैपिंग करके। चलिए, अब अगला न्यूज़ है कि DRDO ने 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। तो आप कहेंगे कि कोई भी परीक्षण DRDO करता है तो मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बिहार दरोगा 1799 पोस्ट 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वसोदरास के उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए थे। तो ये चांदीपुर से किया गया था, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल से। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने मंगलवार को 3 फरवरी को, देखिए ये 1 फरवरी को हुआ था तो पूछ दिया था कहाँ से हुआ था, तो चांदीपुर से, ये भी चांदीपुर से हुआ है, को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR आप याद रखेंगे तकनीक का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में समूह में शामिल हो गया जिसके पास आधुनिक तकनीक है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टेस्ट ओडिशा के तट चांदीपुर से किया गया है। सेम बात आ गया ना। यह तकनीक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाने में मदद करती है। इस तकनीक से संभावित विरोधियों के मुकाबले रणनीतिक बढ़ावा मिलती है। परीक्षण के दौरान प्रमुख उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया है। इससे में बिना नोजल वाला बूस्टर, सॉल्विक फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर शामिल थे। आइए अब हम देखते हैं कि ये SFDR तकनीक की क्या खासियतें हैं। यह तकनीक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें बनाने में मदद करती है। यह तकनीक पुरानी तकनीकों की तुलना में उड़ान के बेहतर थ्रस्ट देती है। नोजल लेस बूस्टर और डक्टेड रामजेट मोटर से हाई स्पीड मिलती है और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर से इफ़िशियंसी बढ़ती है। इससे आधुनिक हवाई युद्ध में सामरिक बढ़त मिलती है। चलिए, एक न्यूज़ है अगला 5वां, और ये न्यूज़ आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को बोला है कि अगर संविधान को नहीं मान सकते हैं तो आप भारत छोड़ दें, है ना। ये मुझे लगता है कि इंडिया के भी कुछ लोगों को
कहना पड़ेगा कि तुम संविधान नहीं मानते तो भारत छोड़ो। चलिए खैर, जो भी हो, नियम कानून नहीं मान सकते हैं तो छोड़ दे देश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो देखते हैं कि ये क्या मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेटा और व्हाट्सएप कानून माने या भारत छोड़े, भारतीयों को डेटा शेयर करने की इजाज़त नहीं देंगे। कंपनी ने जुर्माने के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गोपनीयता से जुड़े शर्तें इतनी चालाकी से लिखी जाती है कि आम आदमी उसे समझ नहीं पाता। तो सही है, किसी भी एप्लीकेशन को आप टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो इतनी मिही अक्षर में और इतना सारा लिख दिया होता है, वो भी इंग्लिश में, जहाँ की आधे से अधिक आबादी इंग्लिश में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, तो वहाँ से आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो वही बात हुआ ना कि चालाकी से लिख दिया टर्म एंड कंडीशन, आपके से उस भाषा में टर्म एंड कंडीशन को की परमिशन ले रहा है जिस भाषा को आप समझ ही नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेटा और व्हाट्सएप से उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाज़त नहीं देंगे। आप इस देशवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये जस्टिस सूर्यकांत की बयान जस्टिस सूर्यकांत ने बोले। यदि आप संविधान का पालन नहीं कर सकते हैं तो भारत छोड़ दें, हम नागरिकों को प्राइवेसी के साथ समझौता नहीं होने देंगे। वाह, धन्यवाद सूर्यकांत जी। जस्टिस योसमाल्य बागची ने जस्टिस विपुल पांचोली की बेंच मेटा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका व्हाट्सएप की 2021 पॉलिसी से जुड़ी है, जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने नवंबर 2024 में मेटा पर 213.14 करोड़ की जुर्माना लगाया था, और लगाना चाहिए 200 नहीं 2000 करोड़ की। इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका में IT मंत्रालय को भी पक्षकार बनाने को कहा। कोर्ट 9 फरवरी का अंतिम आदेश देगा। चलिए, कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी चतुराई से तैयार करती है कौन? ये कंपनियां। सूर्यकांत ने कहा कि देश में लोगों की प्राइवेसी का अधिकार की कड़ी सुरक्षा दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि इन ऐप्स में गोपनीयता से जुड़ी शर्तें इतनी चालाकी से लिखी जाती है कि आम आदमी उसमें समझ नहीं पाता। यह लोगों की निजी जानकारी चोरी करने का एक शालीन तरीका है। कोर्ट ने कहा कि हम आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। आपको इस पर साफ साफ भरोसा दिलाना होगा, नहीं तो कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। मेटा, तो सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता, ये भी आप याद रखेंगे। मेटा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहत्यागी और व्हाट्सएप की ओर से अखिल सिब्बल ने पेश हुए थे। दोनों ने जुर्माने की राशि को जमा कर दी गई। अब हम देखते हैं कि मेटा व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी की टाइमलाइन क्या रहा। तो 2021 की बात है कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लागू की। मार्च 2021 में CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुगो मोटो लेते हुए व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की जांच शुरू की। नवंबर 2024 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा व्हाट्सएप पर 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया। दिसंबर 2024 में मेटा व्हाट्सएप ने CCI के फैसले के खिलाफ NCLT में अपील किया। नवंबर 2025 में NCLT ने इसमें मामलों में राहत दी, लेकिन जुर्माना बरकरार रखा। जनवरी 2026 में मेटा व्हाट्सएप ने NCLT के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और 3 फरवरी को मेटा व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून माने या भारत छोड़ो। चलिए, इस प्रकार से हमने बैक टू बैक न्यूज़ की पवेलियन में 5 न्यूज़ को देखा है। अब हम बढ़ते हैं छठे न्यूज़ की तरफ। छठा न्यूज़ आ रहा है आपका सिंधु जल समझौता से। तो आपको ध्यान होगा कि 2025 में पाकिस्तान के साथ किए गए सिंधु जल समझौता को रद्द किया गया था। तो आइए हम देखते हैं। भारत सिंधु जल समझौते की सुनवाई में शामिल नहीं होगा, कहा यह कोर्ट अवैध है। तो कौन सा
कोर्ट अवैध है और कहाँ शामिल नहीं होगा, इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। भारत ने सिंधु जल समझौता के तहत गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ शामिल नहीं होगा भैया, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत शामिल नहीं होगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई को खारिज कर दिया गया। भारत ने कहा कि वह इस अदालत की वैधता को नहीं मानता है और इसकी किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई को खारिज कर दिया। भारत ने कहा है कि वह इस अदालत की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेगा। सिंधु जल संधि को भारत ने स्थगित कर रखा है, तो उस संधि के तहत बनी किसी भी संस्था का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फरवरी 2-3 को नीदरलैंड के पीस पैलेस में सुनवाई तय की है। कहाँ? नीदरलैंड के पीस पैलेस में होगी सुनवाई। साथ ही भारत के बगलिहार और किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े प्रोडेज लॉकबुक दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। भारत ने इन आदेशों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। तो किसका? तो बगलिहार और किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। तो ये किस नदी पे होगा? सिंधु नदी तंत्र पे ही है। अब हम जानते हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है? तो सिंधु जल संधि के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत बनाया गया। भारत पाकिस्तान के बीच IWT सिंधु इंडस वैली ट्रीटी के कानून के विवादों को सुलझाना इसका मकसद है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। इसकी बैठक नीदरलैंड की द हेग के पीस पैलेस में होती है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय जज शामिल होते हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में IWT को स्थगित किया, इंडस वैली ट्रीटी को स्थगित किया और COA मतलब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की वैधता खत्म कर दिया। चलिए, अब पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? अकेला दलील देगा। 24 जनवरी 2026 को आदेश में कहा कि अगर भारत मौजूद नहीं रहता है तो पाकिस्तान अकेले सुनवाई में दलील देगा। इसके बाद 29 जनवरी को कोर्ट ने भारत के बगलिहाल और किशनगंगा प्रोडक्ट के ऑपरेशन रिकॉर्ड मांगे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए जाते हैं तो मान लेगा कि कागज जानबूझकर छिपाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ फैसले दिए जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि भारत की संधि को रोकने का जो फैसला लिया है भारत ने, उससे कोर्ट के मामले सुनने का अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत का कहना है कि मौजूदा विवाद तकनीकी और इसे न्यूट्रल एक्सपर्ट के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। सिंधु नदी पर पानी को लेकर जब भी कोई तकनीकी विवाद होता है तो इसे सुलझाने के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए। भारत का कहना है कि मौजूदा विवाद तकनीकी न्यूट्रल एक्सपर्ट की व्यवस्था की गई। यह प्रावधान सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी में पहले से तय है। न्यूट्रल एक्सपर्ट कोई अदालत नहीं होता है, यह एक स्वतंत्र और तटस्थ तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं जो पानी से जुड़े तकनीकी सवालों पर राय देंगे। न्यूट्रल एक्सपर्ट किन मामलों में दखल देता है? डैम की ऊंचाई क्या होगी, पानी जमा करने की क्षमता सही है या नहीं, डैम का गेट का डिजाइन क्या होगा और पानी के बहाव की तकनीकी गणना करेगा। भारत पिछले साल सिंधु जल समझौता को कर दिया था स्थगित। भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौता हुआ था 22 अप्रैल को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। इस किनारे के करीब 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके किनारे का इलाका, इसमें 47% ज़मीन पाकिस्तान, 39% ज़मीन भारत और 8% ज़मीन चीन और 6% अफगानिस्तान में शामिल है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोगों इन इलाकों में रहते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले ही भारत
कि पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया। भारत पिछले साल सिंधु जल समझौता को स्थगित कर चुका, ये तो देख लिए हैं हमने, कितना बार हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र को। तो सिंधु नदी तंत्र बना है कुल 6 नदियों के समूह से। कौन कौन? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो अगर हम बात करें सिंधु नदी के, तो ये निकलते हैं कैलाश पर्वत से लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीचों बीच नागा पर्वत से ऊपर होकर के पाकिस्तान में, और ये काराकोरम श्रेणी के ऊपर से एक भाग आती है जिसे श्योक नदी कहते हैं, वो भी सिंधु नदी के ही भाग हैं। अगर झेलम की बात करें तो पीर पंजाल के ऊपरी हिस्से से निकलती है। अगर हम चिनाब की बात करें तो ये भी इंडिया से, और रावी भी इंडिया से, ब्यास भी, और सतलज कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से, मानसरोवर से, जिसमें ब्यास नदी मिल जाती है। सब मिल करके पंच नद कहलाता है और जाके गिरता है कहाँ? अरब सागर में। सिंधु जल संधि में पाकिस्तान को 80% पानी मिला था। सिंधु नदी पाकिस्तान के 6 नदियों के कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है। सिंधु जल संधि के 2 हिस्से किए गए थे। 20% पानी पूर्वी नदियों की। पूर्वी नदियाँ कौन कौन हैं? तो पूर्वी नदियाँ में आएगा आपको सतलज, ब्यास और रावी। सतलज, ब्यास और रावी के पानी कौन लेगा? हिंदुस्तान, मतलब भारत। और 3 नदियों की पानी 80% पानी, ये 20% के साथ भारत है, कौन लेगा? तो झेलम, चिनाब और सिंधु की पानी पाकिस्तान को मिलेगा। सिंधु जल समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान पे कौन सा असर पड़ा? तो पाकिस्तान की खेती का 90% ज़मीन यानी 4.7 एकड़ एरिया सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलती है। पाकिस्तान का नेशनल इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर के हिस्सेदारी में 23% है और 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। इसका असर पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ बिजली उत्पादन पे भी पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है। और अगर हम और डिटेल में बात करें तो पाकिस्तान की 80% खेती यानी करीब 4 करोड़ 80% खेती सिंधु नदी तंत्र पे निर्भर है। पंजाब में चिनाब और झेलम नदी से सिंचाई होती है जो देश की गेहूं उत्पादन का 77% हिस्सा देता है। अगर 45% और लोगों को रोजगार देती है। 21% इकोनॉमी में हिस्सेदारी है। पानी की कमी से लोगों में बेरोजगारी और गरीबी की संकट बढ़ गया है। पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिंधु, चिनाब और झेलम पर निर्भर है। यहाँ पानी घटने से बिजली संकट बढ़ सकती है जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी घट सकता है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर नहर बनाने को लेकर तनाव है। पानी की कमी से दोनों राज्यों में एक बार फिर संघर्ष भड़क उठा है किससे? पंजाब और राज्य प्रांत के बीच। तो इस प्रकार से बैक टू बैक हमने 6 न्यूज़ को कवर किया। अगला है 7वां। अब 7वां न्यूज़ आ रहा है बजट से। तो 1 मिनट की ब्रेक लीजिए, थोड़ा हम भी 1 गिलास पानी पीते हैं।
चलिए, वेलकम बैक, सभी लोग वापस आइए। तो जैसे कि पहले से भी हम आपको बताते आ रहे हैं कि बजट, या वो केंद्रीय बजट हो या बिहार बजट हो, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वे, या वो केंद्रीय हो या बिहार के हो, सभी पे हम सेपरेट वीडियो अलग से लाएंगे। लेकिन न्यूज़ में आता है तो इसे कवर करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो आइए हम इसी के साथ देख लेते हैं हल्के फुल्के, फिर हम डिटेल वीडियो सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। तो कह रहा है कि 2026 चुनाव के बाद नीतीश सरकार का बजट, हर बजट बिहार के अगले 5 साल का रोड मैप। तो कुल बजट कितने का था? तो कुल बजट की अगर हम धनराशि देखें तो 3.47 लाख करोड़ का 2026-27 के बजट था। बजट है 3.47 लाख करोड़। कितने का बजट है? 3.47 लाख करोड़। आप इस बात को याद रखेंगे। 2026-27 में 7 निश्चय 3 पार्ट पर जोर दिया गया है। नौकरी, रोजगार और नवीकरण निवेश पे जोर दिया गया है। ज्ञान से संकल्पना तक की बात किया गया है। 5 संकल्पना 1 लक्ष्य। विकसित भारत संकल्पना में क्या है? ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। क्या मिला युवाओं को? अगर हम इसकी बात करें तो अब तक की सबसे बड़ा बजट रहा है ना। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। डिफेंस कॉरिडोर की तैयारी है। स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया है। उद्योग के लिए बड़ा विजन है और रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। गरीब परिवारों पर विशेष ध्यान दिया गया है और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। अब हम इसमें आगे थोड़ा बढ़ते बढ़ते देखते हैं। इसे हमने देख लिया है कि ये अब तक की सबसे बड़ा बजट रहा है। 10% पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा है। ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पे की बात किया गया है। शिक्षा पर सर्वोच्च बजट दिया गया है। इसे हमने देख लिया है। कितना खरा उतरा? तो बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्राथमिकता दिया गया है। ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च करने की तैयारी है। युवाओं के लिए स्किल और रोजगार बढ़ाने की स्पष्ट दिशा दिखी है। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया है। बजट में उद्योग और निवेश के लिए दीर्घकालीन विजन दिखा रहा है। जो कमी रहा हम उसकी भी चर्चा करते हैं। सरकारी नौकरियों की ठोस संख्या और टाइमलाइन स्पष्ट नहीं है। बाढ़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन पर अलग से कोई बड़ा पैकेज नहीं मिला। कृषि, उद्योग और पिछड़े जिलों के लिए टारगेटेड प्लान का अभाव है। प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने की घोषणा पर स्पष्ट रणनीति नहीं दिखी और शहरी बेरोजगारी के लिए कोई एक्शन प्लान अभी तक नज़र नहीं आया। और किसानी एआई की ताकत की बात करें तो कृषि रोड मैप 4 को आगे बढ़ाया गया है। ये नया है। एआई युक्त यांत्रिक कृषि मिशन की तैयारी की जा रही है। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और कृषि एक्सीलेशन मिशन में किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। समग्र व्यय विकास योजना से पशुपालन को लाभकारी बनाने पर है। 7 निश्चय योजना के अगर बारे में हम बात करें तो 7 निश्चय 3 आएगा इसमें। इसके तहत विभिन्न विभागों की योजनाओं पर साल में कुल 14,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साल दर साल इसके राशि बढ़ाई जाती है। और कुछ ऐसी घोषणाएं जो पिछले साल की है लेकिन ठंडे बस्ते में रहा, उसे भी हम देख लेते हैं। अरहर, मूंग एवं उड़द की एमएसपी पर खरीद नहीं हुई। तरकारी सुधा आउटलेट नहीं बना। हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप नहीं शुरू हुआ। पटना में महिला हाट का निर्माण नहीं हुआ। महिलाओं को वेडिंग जोन नहीं मिला। पटना में जिम ऑन व्हील परियोजना जमीन पर नहीं उतरी। पिंक टॉयलेट ठप पड़ी है। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास नहीं खुला। पूसा में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ
लेन शुरू नहीं हुआ, माइग्रेशन केंद्र नहीं खुले, ग्रीन डेवलपमेंट फंड नहीं बना और 100 करोड़ की क्लीन एयर परियोजना की शुरुआत नहीं हुई। छठ पर्व से जुड़े धार्मिक पर्यटन होम स्टे लागू नहीं हुआ, महिलाओं की पर्यटन गाइड के रूप में प्रशिक्षण नहीं दिया गया और महिला सिपाही के लिए आवास की व्यवस्था नहीं की गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि रुपये कहाँ से आएगा और रुपये कहाँ जाएगा। इसे आप अंक में याद ना रख करके क्रम में याद रखेंगे, क्योंकि क्रम में ही क्वेश्चन पूछता है जी। तो क्रम में सबसे अधिक यहाँ से आएगा लोक व्यवस्था से, लोक ऋण से, नहीं सॉरी सर्वाधिक अंश किसका रहेगा? केंद्रीय करों के। तो सर्वाधिक अंश किसका है? केंद्रीय कर को। बिहार को सबसे पैसा कहाँ मिलेगा? कर से। फिर राज्य कर कर राजस्व से। उसके बाद कहाँ से? लोक ऋण से, मतलब कर्ज लेगी सरकार। फिर अगर चौथे नंबर की बात करें तो केंद्र से सहायता मिलेगा और पाँचवें नंबर पे भिन्न राजस्व और ऋणों की वसूली में छठे नंबर पे। तो इसमें मुख्य रूप से चार को ही हम याद रखेंगे। पहला क्या है? तो पहला है भैया केंद्रीय करों में अंश, सबसे अधिक कहाँ से पैसा आएगा कि केंद्रीय कर में बिहार को अंश मिलेगा। फिर कर राजस्व, उसके बाद तीसरा नंबर पे सरकार ऋण लेगी और चौथे नंबर पे केंद्र से सहायता होगा। आगे हम देखते हैं कि रुपया कहाँ जाएगा। तो सबसे अधिक जाएगा आपको सामाजिक सेवाएं में ना, पब्लिक सर्विस में। फिर सामान्य सेवा में जाएगा 2 नंबर पे। उससे कम आर्थिक सेवाएं में और फिर लोक ऋण की वापसी में। इतने ही आप याद रखेंगे। सर्वाधिक कहाँ? तो सामाजिक सेवाएं में, दूसरा सामान्य सेवाएं में, तीसरा आर्थिक सेवाएं में और चौथा लोक ऋण की वापसी में। आगे जिस प्रकार से ये दिया गया है इसे हम छोटे छोटे करके देखते हैं। 38 जिलों में 20,767 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा। बिहार के 38 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। इन क्षेत्रों में उद्योग विभाग की ओर से 15,000 से अधिक उद्योग स्थापित करने की योजना बनी है। इसके लिए 38 जिलों में 20,767 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। ये बात विधानमंडल में बजट प्रस्तुत के दौरान विजेंद्र प्रसाद यादव ने कही। तो बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री की अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री का नाम है, बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव हैं वित्त मंत्री। बिहार में 1597 स्टार्टअप कौशल विकास के तहत 6225 को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाता है। तो सबसे अधिक शिक्षा विभाग को ऋण मिला। इससे शायद 69वीं या 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे अधिक शिक्षा विभाग को, फिर ग्रामीण विकास, फिर गृह, फिर ऊर्जा, फिर नगर विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज्य। तो आप इसे 1-2 करके याद रखेंगे। 1 में शिक्षा, 2 में ग्रामीण विकास, 3 में गृह कार्य, 4 में ऊर्जा, 5 में नगर आवास। यहाँ 5 ही तक याद रखेंगे फिर भी हो जाएगा। फिर ग्रामीण कार्य, फिर पंचायती राज्य, फिर समाज कल्याण, फिर उच्च शिक्षा, फिर पथ निर्माण, फिर जल संसाधन, भवन निर्माण, फिर आपदा प्रबंधन, फिर कृषि, फिर उद्योग। 19 केंद्रीय और 85 मॉडल स्कूल बनेगा और 836 स्कूल में ड्रोन प्रशिक्षण भाषा लैब बनेंगे। प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना होगा।
7 निश्चय 3 के संकल्पों को जमीन पर उतार बिहार का नया भविष्य गढ़ने का वादा, है ना। वीरेंद्र यादव रहे वित्त मंत्री। बिहार के 4 एक्सप्रेसवे पर अगले कुछ वर्षों में फर्राटा भरेगी गाड़ियाँ। सॉरी, कराटा पर आ गया। आगे हैं कि IGIMS में 1100 बेड का नया टावर बनेगा और पटना में 2, राजगीर और वैशाली में एक 5 स्टार होटल बनेंगे। किसानों को प्रतिवर्ष 3000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दिया जाएगा, वो 9000 जो मिल रहा है PM किसान वाला, उसी के साथ साथ गन्ना फसल के क्षेत्र की विस्तार होगी और नर्सरी बनेगी। राज्य में बंद चीनी मिलों को चालू करने की दिशा में सरकार बड़े स्तर पर कवायद में जुटी है। वर्ष 2026-27 में गन्ना बीज की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए राज्य में गन्ना नर्सरी कार्यक्रम के साथ आधुनिक टिश्यू कल्चर लैब खोली जाएगी। गन्ना अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। चालू होने वाली चीनी मिलों को गन्ना की आपूर्ति के लिए फसल क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। गन्ना परिवहन अनुदान कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस बार बजट में 340 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। वायु गुणवत्ता के लिए जिलों में पार्क बनेंगे और पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में तारामंडल बनेंगे। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण भैया कहाँ बनेंगे? पूर्वी चंपारण, जमुई एवं पूर्णिया में। पूर्वी चंपारण, जमुई एवं पूर्णिया में क्या बनेंगे? तारामंडल। हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना होगी। चलिए, तो समय तो हो चुका है 1 घंटे की पार। फाइनली हमने इतने मेहनत से बना हुआ कंटेंट को कवर किया है और काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट हो जाता है। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं आज का 5 MCQ सवाल। आज का पहला सवाल है रेयर अर्थ ऑर्बिट के बारे में आपको बताना है कि है। दूसरा है ज्ञान भारत पोर्टल के बारे में अभिकथन एवं कारण दिया गया है, अभिकथन एवं कारण के सवाल है। तीसरा है राज्य एवं प्रथम रैंकिंग को मिलान करना है। चौथा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता और ग्रैमी अवार्ड बेस्ट ऑडियो बुक के लिए किसे मिला है। कल के प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धन विकास क्रम को सही रूप में दर्शाता है। ये बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम 18 जनवरी 2026 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसके 2 बच्चों ने ही जवाब दिया है जिसमें दोनों का सही है और इसका आंसर A होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि की चर्चा की गई है। ये भी बिहार एग्जाम को 18 जनवरी से फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। 3 बच्चों ने आंसर दिया एवं 2 का सही आंसर है आर्टिकल 266। आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। लियाकत अली खान ने। 4 बच्चों ने आंसर दिया, 2 बच्चों का सही जवाब है। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रमुख मंत्रालय का आवंटन का सही क्रम दर्शाना था, जिसमें से 3 बच्चों द्वारा उत्तर दिया गया एवं 2 बच्चों ने सही उत्तर दिया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय। 40वें राष्ट्रीय मास्टर्स एथलीट का आयोजन कहाँ हुआ। तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो चलिए, आज से हमने एक नया इनोवेशन करना शुरू किया है। जैसे कि आपको पता है कि 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का डेट निर्धारित हो चुका है। 27 जुलाई को होने हैं। आज से मात्र फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने बचे हुए हैं। तो इसी क्रम में हमने एक सीरीज लाना शुरू किया है DNA के साथ ही जो आएगा, एवं इसके लिए स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट भी बना होगा। तो इसमें हम बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, थोड़े थोड़े करके बिहार स्पेशल कवर होते होते पूरा हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल के परिचय में देखेंगे कि भौगोलिक स्थिति, नामाकरण, आधुनिक बिहार राज्य का गठन, प्रशासनिक विभाजन, चौहद्दी बिहार के विभाजन, राजकीय प्रतीक, बिहार राज्य की प्रार्थना गीत एवं बिहार का सामान्य परिचय।
से PYQ तो नहीं लगा पाए हैं। इसमें से ये समझ लीजिए कि 72वीं BPSC में कम से कम 2 प्रश्न कम से कम एकदम तय है आना। तो चलिए अब हम बिहार के सामान्य परिचय को जानना शुरू करते हैं। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बिहार को हम कह सकते हैं, अगर इसे बांटें तो एक ये किस राज्य में, ये किस तरफ पड़ जाएगा, तो भारत के हम इसे कह सकते हैं उत्तर पूर्वी में पड़ेगा। उत्तर पूर्वी राज्य में बिहार आएगा। बिहार के अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2.86% है भारत के कुल क्षेत्रफल के। भारत की कुल जनसंख्या के 8.6% और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला की बात करें तो राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अक्षांश में है उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, और अगर देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड का देशांतर है। अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई की तो 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई की है 483 किलोमीटर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल 345 483 पूरब पश्चिम और 345 उत्तर दक्षिण, केवल इतना याद रखने से नहीं होगा। एक भारत के बारे में बना था कि उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम की लंबाई का अंतर 281 किलोमीटर है। एक कुट में पूछा गया था बिहार ऐसा एग्जाम में ही, तो मुझे इसका अंतर भी याद रखने पड़ेंगे। तो अंतर कितना है 138 किलोमीटर की। तो कितना पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, अंतर है 138 किलोमीटर। अगर हम बिहार की स्थापना की बात करें तो 22 मार्च को मनाया था स्थापना दिवस। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 10,40,99,452 10 करोड़ 40 लाख। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर है। औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर होता है और समुद्र तल से दूरी 200 किलोमीटर की है। अब हम बिहार की नामकरण की अगर बात करें तो बिहार नाम विहार शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दर्शन यात्रा, यानी घूमना फिरना या भ्रमण करना। बौद्ध काल में मगध का क्षेत्र पवित्र बौद्ध स्थलों या मठों एवं शिक्षण केंद्र आदि के लिए प्रसिद्ध था। तत्कालीन समय में बौद्ध स्थलों की दर्शन करने की परंपरा थी। पवित्र बौद्ध स्थलों की दर्शन यात्रा तीर्थ को विहार कहा जाता था। बौद्ध काल में पूर्व तत्कालीन जैनकालीन बिहार में भी विहार करने की प्रथा थी। तत्कालीन जैन श्रावक भी इन क्षेत्रों में विहार करते थे। यह क्षेत्र तीर्थकर महावीर और गौतम बुद्ध की प्रवृत्तियों की केंद्र बनी रही। यहाँ विहार करने की प्रथा बौद्ध काल में भी बनी रही। इसके साथ साथ कई अन्य कारण भी रहे, जिसके कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। जैसे कि बौद्ध विहार को तुर्क मुसलमानों ने अर्जे बिहार की भूमि की संज्ञा दी 12वीं शताब्दी में दी आदि, जिस कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। अब हम बिहार राज्य की गठन की बात करें तो पहले हम बता दें कि ये पूरा कहा जाता था बंगाल। 1905 ईस्वी में 1905 से पहले ये बंगाल कहा जाता था, जिसमें था बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। संयुक्त प्रांत को बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1905 में
आधुनिक बिहार, झारखंड और उड़ीसा के सहित बांग्लादेश भी सम्मिलित था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार बनाने की घोषणा हुई। तो घोषणा कब हुआ? तो इसका आंसर होता है 1911 में, एवं बना कब? तो 1912 में। 12 दिसंबर को घोषणा हुआ एवं 22 मार्च 1912 को उड़ीसा सहित बिहार राज्य बना, जिसके लिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आगे बढ़ते हैं कि 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल से पहले आपको 1905 से 1912 तक, 1 अप्रैल 1912 को, हाँ, बंगाल में पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिससे आधुनिक झारखंड, उड़ीसा सहित सम्मिलित था। ये निकला। ये कंडीशन रहा कब तक? अप्रैल तक। बिहार राज्य 1 अप्रैल 1936, बिहार से उड़ीसा को पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य से उड़ीसा का पृथक हुआ 1 अप्रैल 1936। तो बिहार में ये संयुक्त कब तक रहा? तो 1912 से लेकर के 1936 तक ये कंडीशन बना रहा। लेकिन जब 1 अप्रैल 1936 को झारखंड अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, तो बचा क्या? बिहार और झारखंड। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड भी अलग हो गए। कुल 15 जिला था, जिसमें 37 जिला मिला बिहार को, 18 जिला मिला झारखंड को। 40% भूमि मिली झारखंड को, वर्तमान में 24 जिला है, और 54% भूमि मिली बिहार को, और बिहार में वर्तमान 38 जिला है, और 38वां जिला है अरवल। तो इस प्रकार से बिहार राज्य का गठन हुआ। अगर हम इसे शॉर्ट्स में देखें तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार राज्य बनाने की घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड, उड़ीसा सहित राज्य के गठन की अधिसूचना जारी हुई। इसी उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार, झारखंड सहित राज्य का गठन हो गया। 1936 में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। आइए अब हम अगर देखें प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो प्रमंडल 9 है, जिलों की संख्या 38 है, 38वां जिला अरवल है। अनुमंडल की बात करें तो 111 है, प्रखंड सह अंचल 534 है, पंचायत 8458 है, नगर निकाय 19 है, और 19वां है सहरसा, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154, पुलिस जिला 40 है। 2 अतिरिक्त में आता है बगहा और नौगछिया। डाकघर 9342 है, ये मार्च 2023 तक की डाटा के अनुसार। अब अगर हम इसे मैपिंग पे तो लाए हैं, लेकिन थोड़ा मैपिंग उल्टा लग गया है, इसमें ये थोड़ी समस्या होगी। अगर हम तिरहुत में बात करें, तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल की हम बात करें तो 4 जिले, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। पटना प्रमंडल की बात करें तो 6 जिले हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास। मगध प्रमंडल की बात करें तो 5 है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद एवं अरवल। अगर हम मुंगेर प्रमंडल की बात करें तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय एवं खगड़िया है। भागलपुर प्रमंडल की बात करें तो भागलपुर एवं बांका है, और सारण प्रमंडल की बात करें तो सारण, सिवान एवं गोपालगंज है। तो सर्वाधिक जिला किस प्रमंडल में है? तो 2 आप याद रखेंगे, मुंगेर एवं तिरहुत, और सबसे कम किस में है? तो भागलपुर प्रमंडल में। नीचे यहाँ मैपिंग दिया गया है, जो आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएगा, आप यहाँ से देख लेंगे। वीडियो बनाने में थोड़ा तिरछा पड़ जाएगा, है ना। हालांकि अगर हम यहाँ से प्रयास करें तो सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, सारण, सिवान एवं गोपालगंज। तिरहुत प्रमंडल में बात करें तो 6 जिले हैं, कौन कौन? वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक यहाँ पे है। फिर अगर हम दरभंगा प्रमंडल की बात करें तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। और पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। अब हम गंगा नदी के नीचे की बात करें तो पटना प्रमंडल में
में कैमूर, रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर है। पटना एवं नालंदा है। मगध प्रमंडल की बात करें तो कुल 5 जिला है, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया एवं नवादा। मुंगेर प्रमंडल की बात करें तो जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया एवं बेगूसराय। और सबसे छोटा प्रमंडल बांका प्रमंडल में 2 जिले हैं, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, भागलपुर एवं बांका। आप इसे रैंक को देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से अधिकारी होते हैं। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं चौहद्दी। तो जब हम बच्चा थे तो हमारे पेरेंट्स द्वारा बताए जाते थे कि बिहार के चौहद्दी बताओ बेटा, तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल। तो यही समझ में नहीं आता था कि जब हम पूरब कह रहे हैं तो पश्चिम बंगाल क्यों कह रहे हैं। इस पे हमेशा डिस्कशन होते ही रहता था। तो कहते बस याद कर लेना। और पश्चिम में यूपी, तो आपको याद करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि जब बांग्लादेश 2 भागों में बटा तो पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल, और कुल मिलाकर के तो बिहार से वो पूरब में ही था, लेकिन बांग्लादेश बटने के अनुसार वो पश्चिम बंगाल में पड़ा, इसलिए पश्चिम बंगाल कहा जाता है। नेपाल से लगती सीमा की बात करें तो कुल 7 जिले सीमा लगाता है ना, 729 किलोमीटर की। तो इस जिले में कौन कौन है, तो इस जिले में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सर्वाधिक सीमा किसका लगता है, पश्चिम चंपारण की, और सबसे कम सुपौल की। आप यहाँ देख सकते हैं सर्वाधिक पश्चिम चंपारण की और सबसे कम सुपौल की। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा होता है कुल 3 जिले की, और सर्वाधिक कटिहार की और सबसे कम पूर्णिया की। कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो सर्वाधिक किसका सीमा साझा होता है, कटिहार के, और सबसे कम पूर्णिया के। अगर हम झारखंड से बात करें तो कुल 8 जिले लगते हैं, सर्वाधिक गया और सबसे कम कटिहार। तो सर्वाधिक कौन सा जिला लगता है, गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में 18 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में, है ना। तो सर्वाधिक लगता है गया और सबसे कम कटिहार। तो कौन कौन लगता है जी इसमें, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर। नहीं, कैमूर नहीं लगता है जी, केवल रोहतास तक। अगर हम बात करें यूपी से लगते हैं कुल कितने ज़िले, तो 8, झारखंड से भी 8 और यूपी से भी 8। कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। कुल 8 लगते हैं, और सर्वाधिक सीमा साझा करता है यूपी के साथ पश्चिम चंपारण और सबसे कम सारण। इस प्रकार से हमने चौहद्दी को देखा। तो उसी बात को डिक्टेट किया गया है यहाँ पे कि उत्तर में नेपाल है, नेपाल की सीमा 7 जिलों से लगती है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। दक्षिण में झारखंड है, झारखंड से 8 जिले लगते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के साथ किन जिला सीमा साझा करते हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। सर्वाधिक कटिहार, सबसे कम पूर्णिया। पश्चिम में है उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला सीमा साझा करता है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज एवं सिवान। सर्वाधिक सीमा साझा करता है पश्चिम चंपारण और सबसे कम सारण। तो इस प्रकार से हमने चौहद्दी को देखा। एक सवाल पूछा गया था बिहार के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी पटना के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है या करता है, इसी टाइप से, और साथ में कितने जिला सीमा साझा करते हैं। तो चलिए राजधानी से सीमा साझा करने वाले जिलों की हम बात करें तो इसमें कुल 9 जिले हैं। कौन कौन, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय। आपको देखने से लग सकता है कि ये भी है, लेकिन ये नहीं है। नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर और सारण। टोटल कितने लगते हैं, 9 जिले। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात करें तो ये अपना छोटा भाई है सीतामढ़ी के शिवहर।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें तो सबसे ज़्यादा आदमी तो पटना में ही रहेगा ना, तो पटना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा की बात करें तो ये है पश्चिम चंपारण, और पटना जिले में से सर्वाधिक सीमा साझा करता है नालंदा और सबसे कम सीमा साझा करता है सारण। चलिए अब हम देखते हैं विधायिका के बारे में। विधानमंडल द्विसदनीय है। कौन कौन? विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा में कितने कुल सीटें हैं? 243, विधान परिषद में 75। और सर्वाधिक सीटें कहाँ मिलेगा आपको विधान परिषद में? यूपी में। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में लोकसभा में 40 सीटें हैं, जहाँ पे 38 नहीं, विधानसभा में आरक्षित सीटें 40 है, ये बात सही लिखा गया था। विधानसभा में आरक्षित सीटें 40 है एवं लोकसभा की सीटों की संख्या भी 40 है, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, जिसमें 38 एसी के लिए और 2 एसटी के लिए है। कौन कौन? कटोरिया एवं मनिहारी। लोकसभा में एसी हेतु आरक्षित सीटें से 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर से ही लड़ते हैं कौन? चिराग पासवान। समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। अगर हम राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय प्रतीक में है बोधि वृक्ष, और राजकीय भाषा में हिंदी हो जाएगा। सेकंड राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष में पीपल हो जाएगा, और राजकीय पुष्प में गेंदा, राजकीय पशु में बैल। ये भी पूछा गया था दरोगा के एग्जाम में, बिहार दरोगा में। राजकीय पक्षी में गौराया, और राजकीय मछली में मांगुर। राजकीय पशु बैल है, बैल को देख सकते हैं आप। राजकीय पुष्प गेंदा है। चित्रकला की बात करें तो मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग। पवित्र पर्व की बात करें तो छठ पूजा है। राजकीय वृक्ष है पीपल है, और राजकीय पक्षी गौराया है। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुमको सत नमन बिहार, ये राजकीय गीत है। गीतकार इनके सत्यनारायण, संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा। मान्यता मिला 2012 में। और राज्य प्रार्थना है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। ये मेरे स्कूल में भी प्रार्थना गीत गाया जाता था, मिडिल स्कूल में। तो चलिए अब हमने देखा बिहार स्पेशल में, बिहार विशेष में हमने देखा क्या? सामान्य परिचय। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे पहले कि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें, हाँ, इसका अगर आप इन्फॉर्मेशन में ले लीजिए यहाँ पे, इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से पढ़ाया है इस प्रकार से भी और प्रिंटेड फॉर्मेट में भी हम PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा सफ़र एजुकेशन चैनल। सफ़र एजुकेशन चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, अन्यथा आपको हम इसको कमेंट सेक्शन में नहीं, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे। लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जब संपूर्ण बिहार स्पेशल पढ़ाई हो जाएगा तो हम आपको एक साथ भी प्लेलिस्ट के कमेंट बॉक्स में वहाँ पे पिन कर देंगे। इसके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। चलिए इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन में है, ये है अक्टूबर का न्यूज़पेपर शॉर्ट नोट्स, ये है नवंबर की, ये है दिसंबर की और ये है जनवरी की। यहाँ आप स्कैन करके टेलीग्राम से सारे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आप देख रहे हैं और इसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।